चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, जी सर कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4, कैफ 3 कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग, जो कि 6 क्लास तक जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। चले सर 2 मिनट के अंदर जरा पुरानी क्लास को रिकैप कर दें। हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी जनाब? हम लोगों ने डिस्कशन की थी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का डिफरेंस क्या होता है? सर हमने बोला था जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम क्या होता है? सर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना किसको? मैनेजमेंट को, जिससे डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए, ऐसा। फिर हमने बोला सर बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? बिजनेस होते हैं आपके पास 3 किस्म के। कौन कौन से? ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहां क्रिएट होता है? कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। अच्छा ये सर क्या ये कैलकुलेट करना जरूरी है? जी भाई ये कैलकुलेट करना इंतहाई जरूरी है, ताकि इसी की बेस पे आगे प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाएगी। ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये कहां पे, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, किस टाइप के बिजनेस में कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, वो जहां पे गुड्स खुद बनाए जा रहे होते हैं। ऐसा ही है, जहां पे गुड्स खुद बनाए जाएंगे वहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको टीम चाहिए, क्वालिफाइड बंदे चाहिए जो बैठ के काम कर रहे होंगे। सर कौन सी कंपनीज? जो कि आपकी टेक्सटाइल है, जहां पे कपड़ा बनाया जाता है, गारमेंट जहां पे शर्ट्स वगैरह बनाई जाती है, गाड़ी, केमिकल जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहां पे आपके पास कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मौजूद होता है। ठीक हो गया। लास्ट क्लास में फिर हमने बात की थी जनाब कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस, कॉस्ट के अंदर एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां जा रहा होता है? पीएनएल के अंदर। पीएनएल में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट में कॉस्टिंग वाले का काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के यूज होता है, ऑफिस के लिए यूज हो रहा होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गुड्स को सेल करने के लिए यूज हो रहा होता है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर पैसे को जब संभाल रहे होते हैं, बैंक चार्जेस वगैरह, वो कॉस्ट होती है। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुड्स को बनाने की, तैयार करने की, गुड्स तैयार किया जाता है 3 चीजों से। 3 कॉस्ट इंकर्ड होती है। कौन कौन सी भाई? एक मेरे पास मटेरियल फिर 2 किस्म के सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर, फिर लेबर 2 किस्म के। कौन कौन से सर? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस 2 किस्म के। कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। लास्ट क्लास में लोगों ने ये डिस्कस किया था। फिर हमने बोला जनाब प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सर प्राइम कॉस्ट का मतलब बेसिक कॉस्ट। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही है 4। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, हमने बोला सर कि उसके बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? बेसिक कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? वो जो आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे फिनिश गुड्स के अंदर। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर और एफओएस। ठीक हो गया। फिर हमने बोला सर कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? फिर हमने बोला जनाब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब गुड्स को, प्रोडक्शन प्रोसेस कौन से होते हैं जनाब? प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब गुड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? सबसे पहले मटेरियल खरीदा जाएगा, उसको प्रोडक्शन फ्लोर पे दिया जाएगा, गुड्स बनेगा, माल बनेगा। उसके बाद जनाब वो वेयरहाउस में रख दिया जाएगा और फिर उसके बाद दुकान पहुंचा दिया जाएगा, वहां से सेल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां तक लगती है? जब तक गुड्स आपका तैयार हो जाता है, जब गुड्स आपका रेडी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जनाब? जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं जब आपका गुड्स रेडी हो गया, फिनिश्ड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहां तक लगती है। अगर तैयार करके गुड्स को किसी वेयरहाउस में रख दिया जाएगा तो वहां का किराया, वहां की तनख्वाह आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे नहीं आती। ऐसा ही है। मैंने आपको होमवर्क दिए थे भाई, कुछ डिस्कस कर लें इसको, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1। ये पुराने जमाने में ऑटम 2001 में आया था और अब इस टाइप के सवाल नहीं आते। अब एडवांस लेवल के आते हैं ना, बेसिक आएगी तो एडवांस लेवल आएगी ना। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 2005 का। इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते, बिल्कुल बेसिक है ना यार ये, अब वो दौर गुजर गया।
उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्प्रिंग 2000 का सवाल। ये भी जनाब अब नहीं आते। चले बॉस, भाई सबने किया नहीं किया? पक्का भाई? ओके बॉस। क्वेश्चन नंबर 1, place each of the following expenses of manufacturing concerned with the classification of production, admin, selling and distribution। जनाब क्या फरमा रहे हैं? ये बोल रहे हैं जनाब नीचे बहुत सारी कॉस्ट दे रहे हैं और इसको आप क्लासिफाई कर दें किस किस में। प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन बोले तो मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है मेरे पास एडमिन, और फिर है मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चले जनाब एक एक करके देखते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज्ड टू लुब्रिकेट फोक लिफ्टर एम्प्लॉयड इन फिनिश गुड्स वेयरहाउस। फिनिश गुड्स वेयरहाउस, यहाँ पे तैयार माल पड़ा हुआ है, वहां पे फोक लिफ्टर चल रहा है। सर फोक लिफ्टर क्या होता है? जो गाड़ियां रोड पे उठा के जा रहा होता है ना, वो उसमें अगर इंजन ऑयल वगैरह लग रहा है तो सर वो कॉस्ट किस पे जाएगी? सर वो चल कहां पे रहा है? फिनिश गुड्स वेयरहाउस। फिनिश गुड्स वेयरहाउस में जो भी खर्चा है वो सारा का सारा किस पे जाएगा? एडमिन के अंदर। इसका मतलब बुलेट नंबर 1 एडमिन में। डन हो गया? डन हो गया। आगे, सैलरीज ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड इन द कैश काउंटर लोकेटेड इन द कराची फैक्ट्री। हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट है जहां पे कपड़े बड़े चल रहे हैं, वहां पे आपने कैशियर को बिठा दिया। क्यों सर? कैशियर का वहां पे क्या कहा? मैंने कहा थोड़ा बहुत तो कैश रखना चाहिए ना फैक्ट्री के अंदर। कोई फॉरेन चीज खराब हो गई, भाग के जाओ लेकर आ जाओ। कोई फॉरेन चीज खराब हो, कुछ तो कैश होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सिलाई मशीन है और उसकी नीडल्स वगैरह टूट गई हैं, स्टोर में लेट सपोज टाइप की नीडल नहीं है, 2 मिनट के लिए सामने दुकान में मिल रही है, दुकान वाला कैश पे काम करता है, तो थोड़ा बहुत तो कैश होना चाहिए ना भाई। थोड़ा बहुत कैश के लिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाया गया। जी जनाब, इसकी कॉस्ट कहां जाएगी? ये बंदा बैठा हुआ कहां है? फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएगी। डन हो गया। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में बैठा होता तो कहां जाती जनाब? एड में। दुकान में बैठा होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बढ़े, कमीशन पेड टू सेल रिप्रेजेंटेटिव। सेल वाला बंदा है, उसको कुछ कमीशन दिया गया। जनाब क्यों दे रहे हैं? गुड्स को सेल करने के लिए। तो ये कॉस्ट किसके अंदर जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर कमीशन पेड टू कंपनीज परचेजिंग एजेंट। आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, कॉटन शॉटन परचेज कर रहे हो। कॉटन किस किस्म की होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो तो हमें नहीं पता। सारी कॉटन दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन सबकी स्पेसिफिकेशन नेचर अलग होती है, दिखने में एक जैसी है, हमें नहीं पता। सर उसके खरीदार होते हैं कोई स्पेशल किस्म के, उन्होंने बोला सर हम आपको अच्छी कॉटन खरीद के दे देंगे, लेकिन हम उसका कमीशन लेंगे। जनाब हम उसको कमीशन पे कर रहे हैं मटेरियल खरीदने का। जनाब किस कॉस्ट के अंदर जाएगी ये? मैन्युफैक्चर से। मैन्युफैक्चरिंग में कहां? मटेरियल लेबर ओवरहेड कहां? सवाल है मटेरियल के अंदर। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें परचेजेस के अंदर ऐड हो जाती है एज पर IS 2। ऐसा ही है। तो भाई इसको मैं कहां लिखेगा? बुलेट नंबर 4। अच्छा नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं बात ये अच्छा लगता है। इधर आगे भाई, उसके बाद है ऑडिट फी, एडमिन फी, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन फिनिश गुड्स, एडमिन के अंदर। छोटा। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्टन। कोई तो हाँ, सेलिंग एंड, खूबसूरत बात, और एडमिन, खूबसूरत बात, और हाँ मैन्युफैक्चरिंग, और एक आध फाइनेंस भी रह गया। फाइनेंस भी कोई बोल दे। चले सर सुने भाई, हमने बोला ऑलपर का पैकेट है, ऑलपर के डब्बे पैकेट होता है सर। वो जो मिल्क है वो एक पैकेट के अंदर पैक है, एग्रीड। और फिर वो क्रेट होते हैं, 24 का जो क्रेट होता है वो कार्टन में पैक कर दिया जाता है। सर ये कार्टन में जो पैक हो रहा है पैकिंग कॉस्ट है। ये इम्तियाज सुपर स्टोर के अंदर होती हुई दिखी है तुम्हें? सवाल, कहाँ होती हुई दिखी है भाई? ये कंपनी के अंदर। तो सर फैक्ट्री के अंदर पैकिंग होगी फिर वो बाहर निकलेगा ना यार, दुकान पे बैठ के थोड़ी होगी भाई। तो सर कहां पे जाएगी ये कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कितनी भाई? 7वां, छठा 7वां। डन है भाई? हाँ कुछ भी नहीं होता, वेयरहाउस में रखा जाता है भाई, पैकिंग कुछ नहीं होती भाई, सिर्फ रख देते कोने पे बस।
तो क्या हुआ, दुकान वो फैक्ट्री में कारखाने में थोड़ी काम करता है, उसको क्या पता। चलिए सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटर। सर मशीन ऑपरेटर लेबर है, उनको एक मखसूस किस्म के कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर बोला जाता है सर आप मशीन में चले जाए, ये मशीन थोड़ी खराब है, वो खतरनाक है, करंट वरंट छोड़ती है, सर लोगों को खींच लेती है, पता नहीं क्या कुछ मसले मसाइल हैं। एग्री, अक्सर पावर प्लांट्स में होता है, अक्सर पावर प्लांट्स में होते हैं, मखसूस कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर बोलते हैं सर इसमें करंट वरंट लगने का खतरा है, तो ये जो कपड़े हैं उससे आपको करंट नहीं लगेगा। होता है जरा मतलब चप्पल पहन के भाई कोई वायरिंग का काम करो, वही चीज। चले बॉस, तो कहां जाएगा बॉस ये लेबर को? सर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आगे, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज इन दी लेबर फैक्ट्री। लेबर को कागज कलम भी दे दी कि सर आप शर्टें वगैरह सीते रहे और यहाँ पे लिखते रहे, टिक मार्क करते रहे, ताकि हिसाब किताब भी रहे। उधर कागज कलम कुछ तो चाहिए होगा ना भाई, सर कहाँ पे काम हो रहा है, ये लेबर को दिया जा रहा है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो 9th वाला मेरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मेरे भाइयों, किस किस के आंसर कुछ गलत निकले? एक का तो गलत निकला होगा ना आंसर। कौन सा वाला? दूसरा कौन सा? सिक्योरिटी गार्ड वाला। चलो सेट है, सेट है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आगे बॉस, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या? कंपनी मैन्युफैक्चर एंड रिटेल क्लोथिंग। सर कपड़े का काम है, इनका तैयार करते हैं और बेचते हैं। फॉलोइंग आर द कॉस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसको क्लासिफाई करना है किस किस में जनाब? डायरेक्ट मटेरियल में। काम क्या इसका? कपड़े का काम है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट को मैं फैक्ट्री ओवरहेड कह दूं। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है मेरे पास एडमिन, फिर है मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट। जनाब सारे नाम हमने सुने हुए, ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम मैंने पहली दफा सुना है। क्या चीज होती है मेरे भाई? हाँ, जो प्रोडक्ट वगैरह बना रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा रिसर्च का काम भी होता है। लेट्स सपोज मोबाइल फोन वाले जो मोबाइल फोन वगैरह बनाते हैं उससे पहले रिसर्च करेंगे। आईफोन का नया मॉडल जो आएगा उससे पहले ठीक ठाक किस्म की रिसर्च होगी, वो रिसर्च कामयाब होगी, फिर जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। दवाई वाले को दवाई बना रहे हैं तो पहले ठीक ठाक किस्म की रिसर्च करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद बनेंगे। सर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, जनाब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट वैसे जाएगी कहाँ? कॉस्ट क्लासिफिकेशन मेरी वही है 4। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को मैं कहाँ लिखूं? एडमिन के मैन्युफैक्चरिंग क्यों? गुड्स बन रहे हैं क्या वहां पे? अबे अभी तो रिसर्च हो रही है, पता नहीं बने या नहीं बने, पता नहीं बने। कोविड की दवाइयों के लिए रिसर्च हुई ना कितनी सारी, वो जैसी भी होनी पानी सबके लगा दी पूरी दुनिया के, जो भी दी इन्होंने। ओके, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग? सर गुड्स तो अभी बनना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले मिक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा ये केमिकल डाल दो, थोड़ा सा वो केमिकल डाल दो, हिला दो, ट्राई कर लो। अभी तो ट्राई हो रही है ना भाई, अभी तो ट्राई हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही काम है। चले बहुत सुनेंगे। पहला, लुब्रिकेंट फॉर द स्विंग मशीन। इन्होंने सवाल क्या बोला? सवाल में कॉन्टेक्स्ट इंडस्ट्री किस चीज की है? कपड़े की है। कपड़े की, हम लोग कपड़ा बनाते हैं और मार्केट के अंदर उसको सेल कर रहे होते हैं। चले बहुत, सिलाई मशीन में जो ऑयल वॉयल लग रहा होता है, सिलाई मशीन ताकि सही से चलती रहे, किसमें कॉस्ट जाएगी जनाब? इनडायरेक्ट मटेरियल है बॉस, ये इनडायरेक्ट मटेरियल नंबर 1। आगे, यूएसबी फॉर दी जनरल ऑफिस, एडमिन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी जनरल ऑफिस फोटोकॉपी मशीन, एडमिन के अंदर फोटोकॉपी मशीन की मेंटेन है। टेलीफोन रेंटल प्लस मीटर्ड कॉल। सर टेलीफोन है, कुछ नहीं लिखा कि टेलीफोन फैक्ट्री में लगा हुआ है, दुकान पे लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है नहीं पता। नॉर्मली कौन होता है यार? ऑफिस बोलता है नॉर्मली। कुछ नहीं कह रहा तो थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये बोलो कि सर इसको फैक्ट्री में भी लिख दो, दुकान में भी टेलीफोन होता है, तो आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो दुकान में क्या होगा? नहीं ना, दुकान में एफर्ट्स क्यों होगा? समझाओ भाई, इसको समझाओ। दुकान में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना यार, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के सारे खर्चे। एग्रीड। अच्छा, एग्जाम में अब क्वेश्चन ऐसे ओपन नहीं आते। एग्जाम में अब जो क्वेश्चन आता है क्लियर होता है, वो क्लियर होता है। अब ऐसे ओपन क्वेश्चन नहीं आते। डन। तो जनाब इसको मैं भी कहां पे लिख रहा हूं? आगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट। सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पढ़ा होगा ना यार, पीआरसी में अभी ताजा पड़ गया। क्या है भाई?
हाँ, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपने पैसे ज्यादा निकलवा लिए, भाई ये क्या सीन हो गया, तो बैंक ने आपको उधार दे दिया। शॉर्टकट पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगे उसके बाद है मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू द न्यू लॉन्च, R&D। वेजेस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड जनाब, फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह, फैक्ट्री ओवरहेड। उसकी डायरेक्ट लेबर कौन बोल रहा है? डायरेक्ट लेबर क्यों? अगर सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी की तुम कॉस्टिंग करो, फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी वालों की अगर तुम काम करो, फिर ये क्या हो जाएगी? फिर ये डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। एग्रीड। आगे रॉयल्टी पेबल ऑन दी, एक खा गया, कैरेज ऑन दी परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदते हुए आपने कैरेज पे किया, रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी है बॉस, कहां गया भाई? डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ बॉय, क्यों? कैसा कैसा कैसा? हम लोगों ने पढ़ा था IS2 क्या बोलता है कि किसी भी इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा मर्चा होगा, चाहे उसमें कमीशन देना पड़े, चाहे एलसी चार्जेस देने पड़े, चाहे उसमें कैरेज देना पड़े, चाहे उसमें इंस्पेक्शन देनी पड़े, चाहे कुछ भी देनी पड़े, वो मटेरियल की कॉस्ट में परचेजेस में ऐड हो जाएगा। पढ़ा होगा ना यार? फैक्ट्री वर्ड थोड़ी है, फैक्ट्री वर्ड थोड़ी है, पढ़ा होगा यार। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेज में ऐड करते थे यार, परचेज लिखते थे, ऐड करते थे, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, अला बला, ये सारे खर्चे। आ गया, बचपन की बात थी यार, भूल गए। अच्छा एग्जाम करवा लिया था, चलो खैर है। आगे बॉस, उसके बाद है मेरे पास रोड लाइसेंस फॉर द डिलीवरी व्हीकल। हम लोग गाड़ी से प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर करते हैं, उसकी हमने रोड लाइसेंस इंश्योरेंस वगैरह करा लिया है। सर ये गाड़ी काम कहां पर आ रही है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को सेल करने के लिए। तो नंबर 10 पार्सल सेंड टू द कस्टमर, कस्टमर को हमने पार्सल सेंड किया तो TCS कराया होगा, कोरियर कराया होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 9 हो गया। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फी, चीफ अकाउंटेंट सैलरी, वेजेस ऑफ ऑपरेटिव इन दी कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट कपड़े काट रहे हैं सर, उस बंदे की तनख्वाह। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एडवर्टाइजमेंट स्लोगन ऑन द डिलीवरी वैन, TCS वालों की गाड़ियां हैं, उसके ऊपर TCS का पेंट हुआ हुआ है, DHL का पेंट हुआ हुआ है, नॉर्मल है सर। सर किसमें क्यों करते हैं बॉस? वो मार्केटिंग के लिए ना यार, प्रमोशंस के लिए। 16 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेजेस ऑफ द स्टोर कीपर इन द मटीरियल, सर मटीरियल जहां रखा गया है वहां के चौकीदार की, वहां के लोगों की, वहां की तनख्वाहें कितनी कहा जाएगी बॉस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई यहाँ पे मटेरियल रखा गया है फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। क्या बोला? शॉपकीपर कहाँ लिखा है? स्टोर कीपर है, शॉपकीपर कहाँ है? वेजेस ऑफ द फोक लिफ्टर ड्राइवर हु हैंडल अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर भी रॉ मटेरियल का जो स्टोर है वहां पे भी समझो कि फोक लिफ्टर जो है वो है और मटेरियल पहुंचाता है इधर उधर। उस बंदे की तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्ट थोड़ी ना बना रहा है वो, और प्रोडक्ट थोड़ी ना बना रहा है, इनडायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द लेबोरेटरी। जी भाइयों, किसी का कोई आंसर गलत निकले? शॉपकीपर कहां से आ गया? जी भाई 17 वाले में क्या है? स्टोर कीपर, मटेरियल हमने लाके स्टोर में रखा और वहां के लोगों की तनख्वाहें, जाहिर सी लोगों को रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय तनख्वाह, उनकी तनख्वाह कहां लिखेंगे? इनडायरेक्ट लेबर कहां जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। डन हो गया। चले सर अगला सवाल, लास्ट।
जी सर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर हेडिंग। किस किस में सर? मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन। पहला सैंपल। अच्छा, सवाल पढ़ रहा हूं। An important feature in the installation of any accounting of the costing system is the proper classification of accounts. The bottle limited bottle and distribute of the beverages. Sir, beverages वाली कंपनियां याद रखना। Having recently introduced a new classification which includes the following accounts. जी जनाब, पहला सैंपल। फ्री में आप लोग बोतलें शोतले सब बांट रहे हो जनाब, ये फ्री में क्यों बांटा जाता है? मार्केटिंग। सबका होता है क्या? नहीं सर, किसके लिए होता है ये? मार्केटिंग के लिए। तो पहली चीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, उसके बाद है सेकंड मेरे पास चीनी, शुगर। कैसे पता चला भाई? रॉ मटेरियल। क्यों? बिजनेस कौन सी वाली है? बेवरेजेस वाली है। अगर तो ऑफिस के लिए मंगवाई जाए तो मेहमान रहेंगे, चाय वाय बना के देनी पड़े, फिर कहां जाएगी वो? एडमिन के अंदर। आगे सर फैक्ट्री पेरोल, तनख्वाहें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नंबर 3। नंबर 4 फोरमैन सैलरी। 3 एडमिन में क्यों? फैक्ट्री पेरोल है ना। पेरोल मतलब तनख्वाह होती है, फैक्ट्री के लोगों की तनख्वाह। एडमिन में क्यों जाएगी? तो नाम पता चल रहा है फैक्ट्री। नंबर 4 फोरमैन सैलरी। फोरमैन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की तनख्वाह कहां जाएगी जनाब? अबे एडमिन कहूंगा तो सुपर। चले बॉस, के बाद है कन्वेंस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर। मजदूरों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दे दी गई, उसका खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फैक्ट्री क्लरिकल सैलरी। फैक्ट्री का नाम दिया हुआ है ना यार। ड्राइवर वेजेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्राइवर। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा नहीं, देखो थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे पास, सवाल क्या है, ऊपर कंपनी का नाम क्या है? बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, यानी कि हाँ, एक से ज्यादा में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा ओपन है, आप लिख सकते हो सर ड्राइवर को जो आपने पिक एंड ड्रॉप भी तो दी हुई ऊपर फैक्ट्री के लेबर को, उसके ड्राइवर, उसकी सैलरी फिर कहाँ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। ऑफिस वालों को पिक एंड ड्रॉप करने की सर्विस है तो वो कहाँ जाएगी? एडमिन के अंदर। हाँ, ओपन क्वेश्चन है, तीनों जगह आ सकते हो। नीचे लिखा भी है कि वन और मोर जगह पे आप लिख सकते हैं। पहले जमाने में थोड़े ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे तो ओपन होते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पूरा क्लियरली डिफाइंड होता है। गैस, ऑयल एंड ग्रीस। हाँ, गैस ऑयल ग्रीस क्यों? अच्छा हाँ, वो फिर एक सवाल आ गया। सही है, हो सकता है, एग्री हो सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। हाँ, अगर फैक्ट्री की फर्नीचर, फैक्ट्री के अंदर भी तो होते हैं फर्नीचर वगैरह, वहां का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, ओपन क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एग्री बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एग्री लिख सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन। हाँ, ये अब तीनों में नहीं आ सकता भाई, ये अब तीनों में नहीं आ सकता। लाइट एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप बोले लाइट एंड पावर, भाई दुकान पे भी तो होती है, लाइट एंड पावर ऑफिस में भी तो होती है, बिल्कुल सही है आपकी बात। उसके बाद है लीगल एंड ऑडिट फी, लीगल एंड ऑडिट फी एडमिन में, ये अब तीनों में नहीं आएगा बॉस। उसके बाद है फ्रेड आउट। फ्रेड आउट होता है क्या है मेरे भाई? कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाने में जो खर्चा वर्चा होता है, पेट्रोल, गाड़ी, बंदे की तनख्वाह, जो भी खर्चा, वो पैसे। इनकम टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, लेबल्स, पन्नी वगैरह लेबल चढ़ाते हैं ना यार बोतलों पे,
एक्वाफिना लिखा होता है, प्लास्टिक के जो होता है वो लेबलिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस, तीनों जगह आ सकता है भाई। फैक्ट्री की भी इंश्योरेंस हो सकती है, दुकान की भी हो सकती है, गाड़ियों की भी हो सकती है, डिलीवरी वैन, सबकी इंश्योरेंस हो सकती है बॉस, तीनों जगह आ सकता है। लिख देना तीनों में, मसला नहीं है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता। पानी, नहीं यार बिजनेस तो देखो ना, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है यार, पहले ये तो देख लो, अबे ये तो देख लो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है यार। उसके बाद है 21 ट्रक टायर, सर ट्रक के टायर डिस्ट्रीब्यूटर है सर, ट्रक में रख के डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएंगे सर प्रोडक्ट वगैरह उसके टायर्स। उसके बाद है बॉटल आपकी ब्रेकेज टूट फूट गई, फिर उस पर थोड़ा सही वही करवाया गया, उसको सही वही करवाया गया और फिर वो सही हो गई बॉटल। टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, स्टेशनरी, डन है बॉस। एक छोटा बच्चों वाले होमवर्क थे ये। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करने चले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जनाब? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिस्कस की थी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिस्कस की थी। जी सर मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि गुड्स को बनाने की कॉस्ट, तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। जी जनाब, कौन कौन सी होती है भाई? एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, एफओएच बोलो, ओवरहेड बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो, एक ही बात है। सुने जी, अब हम इन कॉस्ट का बिहेवियर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है, ये कॉस्ट इंकर्ड कैसे होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे जाके चैप्टर्स में आएगा। कॉस्ट बिहेवियर। सुने जी, हमने बोला जनाब कि यही कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। इनकी जरा मैं मूवमेंट के ऊपर बात करता हूं, इनकी जरा बिहेवियरल के ऊपर बात कर रहा हूं। तो कॉस्ट बिहेवियर को हम लोग चार हेडिंग्स में, चार कैटेगरी के अंदर स्प्लिट करते हैं। एक का नाम मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, एक को मैं बोलता हूं जनाब फिक्स कॉस्ट, एक को मैं बोलूंगा सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक को बोला जाएगा स्टेप को। ये मल्टीपल कौन बोला? अबे कहां से लाते हो ऐसी चीज भाई? चलें सर सुनेंगे। हाँ भाई सर, वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। भाई ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सर वेरी का मतलब, तोड़ते हैं इसको, वेरी का मतलब चेंज, वेरी का मतलब चेंज। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है क्या? सर मैं भी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप ज्यादा चीजें खरीदोगे तो ये हो जाएगा, वजह उसकी बात नहीं कर रहा मैं भी। सुने जी, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चला, डायरेक्ट मटीरियल की। मैंने बोला सर फर्नीचर, कुर्सी बन रही है, कुर्सी बनाने के लिए आपको मटेरियल क्या चाहिए? वुड, लकड़ी चाहिए। एक यूनिट बनाने के लिए, एक कुर्सी बनाने के लिए 5 किलो लकड़ी लगेगी। कितनी लकड़ी लगेगी जनाब? 5 किलो। 1 किलो कितने की? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का 1 किलो। एक यूनिट बनाने के लिए कितने केजी? 5। 1 केजी कितने का? 100 रुपए का। तो एक कुर्सी पे मटेरियल कितना लग रहा है? 500। अच्छा, एक कुर्सी बनाएंगे, मटेरियल कितना लग जाएगा? लकड़ी कितनी लग जाएगी? 500 रुपए की। भैया अगर 2 यूनिट बनाओगे तो 1000। अगर 10 यूनिट बनाओगे तो 5000। मानते हो?
अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो 50,000। और जनाब अगर मैंने कोई कुर्सी नहीं बनाई, कोई ऑर्डर नहीं आया, लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्री बंद थी, क्या लकड़ी कंज्यूम होगी? नहीं जनाब, कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बोले तो कम यूनिट बना रहे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो जनाब मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखने चला, तो मैं क्या बोलूंगा इसकी डेफिनेशन में? चेंज विथ प्रोडक्शन, यानी कि कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है किस में सर? टोटल कॉस्ट। ये डेफिनेशन मैंने किस में लिखी है सर? टोटल कॉस्ट के अंदर। फिर मैंने बोला जनाब एक बात बताओ, एक यूनिट बनाने तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 500। 2 यूनिट बनाने तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 1 यूनिट पे कितनी आ रही है? डिवाइड कर लो 500। 10 यूनिट बना रहे तो कितनी कॉस्ट? 5,000। तो 1 यूनिट पे कितनी? डिवाइड कर लो 500। इधर बॉस 50,000 की कॉस्ट आ रही है कितने यूनिट के लिए? 100। तो 1 यूनिट के लिए 500। कहना क्या चाहता हूं कि जनाब कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, 1 यूनिट पर यूनिट पे कॉस्ट कैसी रहेगी? मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। मैं भी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, तो इसकी डेफिनेशन में मैं ये भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं जनाब? कांस्टेंट इन पर यूनिट। ये पर यूनिट में कैसे रहती है? सेम, कांस्टेंट, नो चेंज। डिस्काउंट की अभी बात नहीं की जा रही। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? क्या हम आगे बढ़े सर? क्या हम आगे बढ़े? सुनेंगे जनाब, सुनेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी तो बताइए बॉस, इसकी एग्जाम्पल भी तो बताइए। मैंने बोला जनाब डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कॉस्ट है आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट है। एग्री करते हैं? लेबर बढ़ाई है तो इसका मसला हल हो गया सर, इसका मसला हल हो गया। ये कॉस्ट किस में चली गई? वेरिएबल कॉस्ट में। आइए जरा लेबर के ऊपर बातें करते हैं। आइए जनाब जरा डायरेक्ट लेबर के ऊपर बातें करेंगे। सर लेबर को पैसे कैसे दिए जाते हैं? फिक्स तनख्वाह होती है क्या? भैया आपको हम लोग 40,000 रुपए देंगे महीने के, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, साल के जो है वो 30 छुट्टियां भी होंगी। लेबर को कैसे पैसे दिए जाते हैं? नहीं, लेबर को पैसे दिए जाते हैं 2 हिसाब से। एक, आप आइए यूनिट बनाइए, पर यूनिट 5 रुपए आपके। दूसरा तरीका जनाब आप आइए कार्ड इन करें और घंटे के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन के तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जिस दिन तुम जल्दी चले जाओगे तो जल्दी जाने के तुम्हें, जो 2 घंटे तुम जल्दी चले गए तो उस 2 घंटे के तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। किसी दिन तुम लेट आए हो तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सर ये लेबर की डेफिनेशन है। जबकि आप लोग जब इंशाल्लाह क्वालिफाई होकर जाओगे तो क्या सीन होता है जनाब? आपको छुट्टियां फिक्स की जाती हैं कि जनाब आपकी 20-30 साल की छुट्टियां होंगी, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। मतलब आपने उस दिन काम नहीं किया, छुट्टी पे घूमने फिरने चले गए, आपको उस दिन की तनख्वाह मिल रही होती है। छुट्टी आपने एडजस्ट कर ली, काम नहीं किया। लेकिन लेबर के साथ ऐसा नहीं होता। तो लेबर को फिक्स पैसे नहीं मिलते, यानी कि लेबर को जो पैसे मिलते हैं वो काम करने के मिलते हैं। क्या मतलब? सुनेंगे बॉस। एक कुर्सी बन रही है, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर को हमने बोला कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए जनाब 4 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 4। और लेबर को मैं 1 घंटे के फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए दे रहा हूं। लेबर को मैं 1 घंटे के कितने पैसे दे रहा हूं? 50 रुपए। तो जनाब 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट हो गई? 200 हो गई। 1 कुर्सी बनाने पे लेबर के कितने पैसे लग रहे हैं? 200। 2 यूनिट बनाएंगे तो कितने पैसे? 400। 1 के 200, 1 यूनिट के 200, तो 2 यूनिट के 400। 10 यूनिट के कितने भाई? 2000। 100 यूनिट के 20,000। खूबसूरत बात। लॉकडाउन लग गया, काम नहीं हो रहा, ऑर्डर ही नहीं आ रहा भाई, ऑर्डर ही नहीं है भाई, बैठे हुए हैं। कितने पैसे दोगे लेबर को? 0। लेबर को कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। लॉकडाउन लग गया, काम नहीं है, ऑर्डर नहीं है, लेबर को कोई पैसे नहीं दिए जा रहे। कम यूनिट बना रहे तो
कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बना रहे तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे। बॉस ये किस चीज की डेफिनेशन है? वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है सर? चेंज विद प्रोडक्शन। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। डन हो गया। पर यूनिट के ऊपर भी तो बताइए, 200 की कॉस्ट आ रही है कितने यूनिट बनाने के लिए? तो पर यूनिट के लिए कितना? 200। 400 की कॉस्ट आ रही है कितने यूनिट बनाने के लिए? पर यूनिट कितना? 200। 2000 की कॉस्ट आ रही है कितने यूनिट बनाने के लिए? तो एक यूनिट के लिए कितना? 200। जनाब पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास कैसे हो रही है? कांस्टेंट। कांस्टेंट इन पर यूनिट। तो सर एक और डेफिनेशन मिल गई मुझे, एक और एग्जांपल मिल गई डायरेक्ट लेबर की। तो ये मामला भी सॉल्व हो गया। डायरेक्ट लेबर भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस का बताइए जनाब। डायरेक्ट एक्सपेंस खुद से बताओ, वेरिएबल है कि नहीं है? एग्रीमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, रॉयल्टी शॉयल्टी की बात है भाई। प्रिंटिंग हाउस की अगर हम बात करते हैं, हमने बोला जनाब किताब, एक बंदे ने किताब लिखी और वो गया प्रिंटिंग हाउस वाले के पास, ने बोला जनाब आप जो है ये किताब छाप दीजिए। प्रिंटिंग हाउस वाले ने बोला ठीक है 5 लाख रुपए ले लो, खत्म, जाओ अल्लाह हाफिज। अब मेरी मर्जी के जनाब मैं पाकिस्तान में बेचूं, कितने की बेचूं, क्या करूं, मेरी मर्जी। क्या ऐसे होता है काम? नहीं सर। कैसे काम करते हैं सर? एक बुक बिकेगी 100 रुपए के, 2 बिकेगी 200, क्योंकि किताब उस प्रिंटिंग हाउस की वैसे नहीं बिकेगी, उस प्रिंटिंग हाउस ने छापी है भाई, चलो खरीदते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। उस राइटर ने लिखी है, चलो खरीदते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हो रही है? तो ये पैसे रॉयल्टी। तो एक किताब बिकेगी प्रिंटिंग हाउस वाले को फॉर एग्जांपल 100 रुपए दे रहे हैं, 2 बिकेगी तो 200, 3 बिकेगी तो 300, एक भी नहीं बिकी, 1 रुपए भी नहीं देंगे। तो कौन सी डेफिनेशन में आ रहा है ये? वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन में आ रहा है। तो हम इसको यहां पे एक और एग्जांपल लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट। क्या सबकी बातें समझ में आ रही हैं? फिर हम आगे बढ़े जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की तरह खर्चे तो बताओ। रेंट और यूटिलिटी के अंदर बिजली, बिजली पानी, बिजली लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आप फुल जना रोजाना एसी में सैलरी कौन बोला? कौन सी सैलरी है? अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल लेते हैं, बिजली की। सुने 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 जनाब, आपको पता है बिजली के हालात कैसे हो गए? आप घर में पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ रहे हैं और 2x की स्पीड पे देख रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो भाई मैं फिर बता दूं रिकॉर्डिंग वालों, बराए मेहरबानी नॉर्मल स्पीड पे लेक्चर देखा करो, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। अच्छा भाई, आपने बोला जनाब आप 24 घंटे जो ना घर में एसी चला के रहते हैं, 24 घंटे 24 आवर जो है आपके घर में एसी चल रहा होता है। सर बिल ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आएगा। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा सर, हमने बोला बहुत सर्दियों के अंदर, सर्दियों में टेम्परेचर ठंडा था, आपने एसी नहीं चलाया, टेम्परेचर ठंडा था आपने एसी नहीं चलाया, बिल ज्यादा आएगा कम आएगा? सर कम आएगा। जनाब कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजली की कंजम्पशन ज्यादा या कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं ज्यादा यूज करूंगा तो आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं कम यूज करूंगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा। तो सर ये भी कुछ की डेफिनेशन में आ गया, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट होता है, इतना सा फिक्स का, वो इतना सा ही होता है। क्या होता है उतना सा भाई? वो मीटर रेंट 30 रुपए, बिल आ रहा है 30,000 40,000 50,000 का, कंपनीज का तो मिलियंस में आता है, और आप बोले सर मीटर रेंट जो है ना 30 रुपए, तो मैं इसको जो है ना फिक्स में भी क्लासिफाई करना चाहूंगा। तो इंडस्ट्री के अंदर ये प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। किताबों में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है किताबों में, सही है। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए उस चिल्लर अमाउंट को इग्नोर कर दूं कि टीवी लाइसेंस के 50 रुपए, मीटर रेंट के 20-30 रुपए, 80 रुपए, बिजली का बिल आ रहा है हजारों लाखों मिलियंस के अंदर, और 30 रुपए को 50 रुपए को अलग से क्लासिफाई कर रहा हूं, किताबी नॉलेज के हिसाब से तो सही है, एग्री एग्री। लेकिन 2 मिनट के लिए उसको ना इग्नोर कर दो, बोलो समझो लेट्स सपोज वो सीन नहीं है, वो सीन नहीं है, तो सर किसके अंदर जाएगी कॉस्ट? हमारे पास वेरिएबल के अंदर जाएगी। एग्री करते हैं बात को? एग्री करते हैं मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल पोर्शन भी होता है और एक और पोर्शन भी होता है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि यहां पे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड का कौन सा वाला पोर्शन?
वेरिएबल। सेम विद गैस, गैस में भी ऐसा ही है, गैस में भी ऐसा ही है जनाब। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला, किसी को कोई परेशानी? क्या वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी टोटल अमाउंट के साथ, लेकिन पर यूनिट कैसी रहेगी? सेम कॉन्स्टेंट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बॉय, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं है? क्या मैं बात को आगे लेके चलूं? चले सर, मेरे पास सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड बिहेवियर क्या है मेरे पास? जी जनाब, मेरे पास सेकंड चीज क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब डेफिनेशन। जी बॉस, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन यहां पे लिखे मैं। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या मतलब? जनाब मैंने बोला सर फैक्ट्री का रेंट है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए। फैक्ट्री का रेंट कितना है? 50,000 पर मंथ। पहले महीने मंथ जनवरी प्रोडक्शन। जी बॉस, जनवरी के अंदर आपने 10,000 यूनिट बनाए, सर रेंट कितना पे करेंगे? जनवरी के अंदर आपने 10,000 यूनिट बनाए, किराया कितना दोगे? फेब के अंदर काम बढ़ रहा है भाई, ऑर्डर बढ़ गया, कितने यूनिट्स बना दिए आपने? 20,000, किराया कितना पे करेंगे? मार्च के अंदर और कारोबार बढ़ा, 50,000 यूनिट बना दिए, रेंट कितना पे करेंगे? 50,000। अप्रैल आया, अप्रैल के अंदर कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया, नजर लग गई सर, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, कारोबार कोई ऑर्डर ही नहीं आया, क्या किराया पे करेंगे? आप प्रोडक्शन करें या ना करें, कम करेंगे ज्यादा करें, खर्चे पे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स कॉस्ट। यानी कि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, नो चेंज विद प्रोडक्शन। जनाब प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, नो चेंज विद प्रोडक्शन। कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, कोई फर्क इस पे नहीं पड़े, वही 50,000 किराया ही आपको पे करना है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलें सर आगे बढ़े। मैं बात करेगा कॉस्ट पर यूनिट की, मैं बात करेगा जनाब कॉस्ट पर यूनिट की। कितनी कॉस्ट है भाई? 50,000 का किराया, कितने यूनिट्स बना दिए? एक यूनिट पे कितना बॉस? 5 रुपए। ठीक हो गया, इधर आइए। कितना किराया, कितना रेंट? 50,000। कितना यूनिट बना डाले? पर यूनिट कितना? पक्का? ओके जी। फिर मार्च में आप रेंट कितना? 50,000। कितने यूनिट बना डाले? सर पर यूनिट में क्या सीन है? चेंज हो रही है, तो मैं कह सकता हूं सर चेंज इन पर यूनिट। जितनी कॉस्ट, जितनी प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम होती चली जा रही है। इकोनॉमिक्स जो तुमने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ा है भाई? वो यही चीज कहलाती है बस। प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कैसी होती चली जाएगी? कम होती। यही चीज है बस वो। चले सर, क्या किसी को एतराज नहीं है? आगे बढ़ेंगे इसकी एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे आगे बढ़े। एग्जाम्पल में कौन सी एग्जाम्पल आएगी जनाब? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा वाला? फिक्स्ड वाला। यानी कि फॉर एग्जाम्पल रेंट आएगा, एग्री करते हो? और बोलो। इंश्योरेंस, फैक्ट्री की आपने प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस करा ली है। सर इंश्योरेंस होती है एसेट कितना पुराना है कितना नया, गाड़ी कितनी पुरानी है कितनी नहीं, इस तरह से होती है। ये तो नहीं होती नहीं सर हम तो बहुत ज्यादा चलाते हैं, सुबह से चलाते हैं, नहीं पूरे दिन खड़ी रहती है तो कम इंश्योरेंस, ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा इंश्योरेंस। ऐसा सीन तो नहीं है, ऐसा सीन तो नहीं है। इसका मतलब है इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इंश्योरेंस हो गई, फिक्स कॉस्ट। और बोलो। डेप्रिसिएशन, खूबसूरत बात कर दी आपने सर। डेप्रिसिएशन की हमने बचपन में 2-3 मेथड पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए, सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा रहेगा? सेम। अगर 10,000 है तो अगले साल भी 10, उससे भी 10, सारी जिंदगी 10,000, ऐसा ही है। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? चेंज होता है। पहले साल 10, फिर फॉर एग्जांपल 9, फिर फॉर एग्जांपल 8.5, फिर 7.5, ऐसा होता है। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स स्ट्रेट लाइन में, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या सब लोग ये बोलते हैं?
कोई इसके अगेंस्ट बात कर रहा है? हाँ है हाँ फिक्स होगी। कौन होगी? आरपीएम क्या होता है? हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों मेरा भाई? भाई हमने बोला यार बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर पहले साल डेप्रिसिएशन अगर 10,000 है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, मतलब अमाउंट कम होता रहता है। क्या प्रोडक्शन की वजह से कम होता है? किसकी वजह से कम होता है बॉस? नहीं, अबे उसका फॉर्मूला ही ऐसा है बॉस। सर उसका तो फॉर्मूला ही ऐसा है भाई, उसका फॉर्मूला ही ऐसा है कि जनाब आपने चाहे अगले साल ठीक ठाक यूनिट बना दिए, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हो, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन कम आएगी। क्या प्रोडक्शन की वजह से डेप्रिसिएशन कम हो रही है? तो भाई क्यों तुम उसको फिर वेरिएबल में डाल रहे हो यार? क्यों फिर तुम वेरिएबल में डाल रहे हो? गलत बात कर रहे हो ना यार। तो डेप्रिसिएशन चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे सम ऑफ एयर डिजिट मेथड हो, डेप्रिसिएशन किसकी इधर? फिक्स कॉस्ट। क्यों? प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। दो मेथड तुम लोगों ने और भी पढ़े थे, एक था यूनिट आउटपुट मेथड और एक था मेरे पास मशीन आवर्स मेथड। पढ़ा होगा यार, चलो पढ़ा होगा यार। रिवैल्यूएशन मेथड कौन सा होता है डेप्रिसिएशन का? वो खतरनाक बातें कर रहे हो। अच्छा पता नहीं, चले सर सुने मेरे भाई लोग, यूनिट आउटपुट मेथड, यूनिट आउटपुट मेथड। सर मुझे एक बात बताइए, जहाज होता है, जहाज की जो लाइफ है ना, वो होता है कि कितने साल वो फ्लाई करेगा, कितने साल वो उड़ेगा, वो उसकी लाइफ 5 साल 10 साल ऐसे नहीं होती। उसकी लाइफ होती है आज की बेस के ऊपर कि इतने घंटे वो फ्लाई करेगा। एक साल के अंदर वो घूमता रहा और एक साल के अंदर वो डेप्रिशिएट हो गया। आराम से घुमाते रहे, 5 साल तक उसको चलाते रहे। एग्री करते हो? सर 2 सीन बन सकते हैं ना भाई। तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो वेरिएबल है क्या फिक्स है? इसका डेप्रिसिएशन किसमें आएगा सर? वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? उसकी लाइफ बेस करती है किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर। उसकी लाइफ बेस करती है किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन का मेथड यहां पे लिखूं, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूनिट आउटपुट मेथड। सुने बॉस, आगे बढ़े। हमने बोला जनाब आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी की लाइफ 2 तरीके से। गाड़ी की लाइफ है सर 5 साल, 5 साल। उसका डेप्रिसिएशन वेरिएबल के फिक्स। कम चलाएं ज्यादा चलाएं सर, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। पहले साल तो आप बहुत आराम से चलाते हो, सही है बिल्कुल। हाँ ये रही, और नहीं बस चाय पिएगा कोई? नहीं, मना कर रहा है। अच्छा भाई, तो मना कर दिया तो फौरन कोई आंसर देना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सोच रहे हो तुमने, टाइम ज़ाया कर दिया। चले बॉस आगे। फिर हमने बोला जनाब, फिर हमने बोला सर कि आपने गाड़ी परचेज की है और गाड़ी बेचने वाले जो नई कंपनी आई है उसने बोला सर ये 1 लाख किलोमीटर तक इसकी लाइफ है। 1 लाख किलोमीटर के बाद जो ना वो हम हमारा बटन है वहीं से बंद कर देंगे, खत्म। ओके जी, फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ओके, अब आपकी मर्जी, आप इसको 12 साल तक चलाओ, 20 साल तक चलाओ या 1 महीने में खत्म कर दो। 1 लाख किलोमीटर आपने चलानी है, डन हो गया। अब बताओ इसका डेप्रिसिएशन किसके अंदर जाएगा? वेरिएबल के अंदर जाएगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड ताल्लुक हो गया ना भाई। क्या बात समझ में आ रही है सबके? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट नहीं है? सुनो जी, गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। गाड़ी में पेट्रोल वेरिएबल फिक्स? वेरिएबल। एग्री। गाड़ी में जो इंजन ऑयल डलता है वो वेरिएबल या फिक्स? फिक्स वाला कौन है? बोलो ना यार, डरना किस बात का यार, घर वाली बात है। फिक्स क्यों? महीने बाद नहीं होता, किलोमीटर बाद होता है भाई। क्या कर रहा है? ऐसा नहीं होता भाई, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। 5000 किलोमीटर डिपेंड करता है कौन सा इंजन लाइट डलवा रहे हो, लेकिन नॉर्मली 5000 किलोमीटर वाले होते हैं। 5000 किलोमीटर के बाद ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करा भाई। आप 20 दिन में चला, आपकी ट्रैवलिंग जो है वो डेली हैदराबाद आने जाने की है, तो भाई ऐसा तो नहीं करो ना यार। एग्री करते हो भाई? पक्का? चले सर, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। लॉजिक क्लियर? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन की। अच्छा चलो, गाड़ी का जो टायर है वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स क्यों भाई? 6 महीने बाद चेंज करना है। आपने गाड़ी चलाई नहीं, सिर्फ शादियों में लेके जाते थे, आपके साल में आई 2 शादियां हैं, टायर घिस जाएगा। नहीं करना है। लेकिन 2-3 साल बाद तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है ना, बात एक्सपायर कर लो। वो तो एक्सपायर हुए लेकर चीज है ना, टायर की किलोमीटर्स पे डिपेंड करती है। किलोमीटर पे डिपेंड करता है यार। आप रोजाना हैदराबाद से कराची आइए, हाँ वो अलग चीज है ना यार। थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, थोड़ी कि हम बिल्कुल खड़ी हुई 5 साल तक। स्टार्ट किया आपने, बैटरी डाउन हो जाए फिर बंद कर दी, तो नहीं करना। शादियों की लगी है, शादी में लेके जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। डन हो गई बात क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े जनाब। तो मैं ये कह सकता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर मटेरियल कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड वो कॉस्ट है जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? क्या मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे, फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, टोटल अमाउंट में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। जनाब सेलिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जनाब, बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट को एक साथ मिला के बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जनाब, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ओवरहेड, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो ना यार। अभी हम बात कर रहे थे बिजली के बिल की। बिजली के बिल में घर आपने बंद किया, आप घूमने के लिए चले गए, हज पे चले गए, 40 दिन के लिए घर पूरे दिन बंद था। आए तो सर यूनिट कितने कंज्यूम हुए? 0। यूनिट कितने कंज्यूम हुए? 0। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं नीचे नंबर दौड़ाऊंगा तो अमाउंट ड्यू लिख के भी 0 आएगा, जबकि वो नहीं आया, थोड़ा सा अमाउंट आया। सर वो कौन सा अमाउंट आया? फिक्स वाले एलिमेंट। कौन सा? मीटर रेंट तो देना पड़ेगा, टीवी लाइसेंस तो आपने देना पड़ेगा, शायद रेडियो लाइसेंस भी अब आ रहा है, वो भी शायद अब आ रहा है। तो जनाब आपको तकरीबन ज्यादा नहीं 200-300 रुपए का तो बिल आएगा। यूनिफॉर्म और पता नहीं क्या क्या। चल छोड़ो। तो जनाब आपको कुछ फिक्स एलिमेंट पे करना पड़ेगा। तो जनाब के इलेक्ट्रिक वाली, हमारे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिसिटी तो ना बोलो, के इलेक्ट्रिक बोल दो, दुनिया में तो कुछ और रूल होगा ना भाई। तो जनाब एज पर किताब, एज पर बुक, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल। हाँ बहुत छोटा एलिमेंट हो गया फिक्स वाला पोर्शन, लेकिन है तो है। पीडीसीएल का बिल कैसे होता है? तो खैर पीडीसीएल का दौर खत्म हो गया। पीडीसीएल का बिल कैसे होता था? पीडीसीएल का कॉन्सेप्ट कैसा होता था हमारे पास? हमने बोला जनाब पीडीसीएल में जितने आप कॉस्ट करते जाएंगे बिल उतना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक आपका मीटर रेंट भी आता है, लाइन रेंट भी होता था, पता नहीं कितना था, 150-200 रुपए कुछ होता था। फोन अगर डेड भी है तब भी वो कॉस्ट आएगी। तो जब बिल आता था तो उस बिल के अंदर वो जो लाइन रेंट होते थे फिक्स, वो तो होते थे, प्लस अम्मा ने खाला ने जितनी बातें की हैं फोन उतना बिल बढ़ता चला गया। कौन सी कॉस्ट जनाब? पीडीसीएल की कॉस्ट। मेरे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वालों की तनख्वाह कैसी होती है? सेल्स वाले को हमने बोला जॉब हुई सेल्स वाले की, सेल्स वाले को हमने बोला भाई देखो तुम्हें 60,000 रुपए तो मिलेंगे, तुम 9 बजे आओगे 6 बजे जाओगे, ये तुम्हारा काम है, 60,000 तो मिलेंगे। इसके अलावा तुम जितना प्रोडक्ट बेचते चले जाओगे हर प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हें 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। उसकी तनख्वाह 90,000 रुपए। महीना खत्म हुआ, सैलरी कितनी आई उसकी? 90,000 रुपए। 60,000 उसके अंदर कौन सी कॉस्ट है? फिक्स। 30,000 कौन सी कॉस्ट है? तो उसकी तनख्वाह को मैं क्या बोलूंगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों कॉस्ट को मिला के बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? एकदम फिट है, एकदम फिट। किसी को एतराज? डन। लॉग स्टेप कॉस्ट के ऊपर बात करें, लेकिन मुझे कुछ जगह चाहिए। हाँ मेरे भाइयों आप इसको कॉपी कर लें। ऐसे कॉपी करना कि सेमी वेरिएबल के नीचे इतनी जगह छोड़ देना, जैसे ये लिखा है ना उसी तरह, सॉरी स्टेप के नीचे ये लिखा हमने, इसी तरह से स्टेप कॉस्ट के नीचे भी लिखा जाएगा। तो इतनी जगह छोड़ के जरा कॉपी कर लो ताकि मैं ये सब मिटाऊं, थोड़ी वर्किंग के लिए मुझे भी जगह बन जाए। चले भाई कॉपी करेंगे जनाब। चलें जी आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे बढ़ते हैं जनाब। क्या मैं मिटाऊं इसको? चले सर स्टेप कॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। स्टेप कॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं जनाब। सुने स्टेप कॉस्ट का मतलब
जी सर जी, स्टेप कॉस्ट का मतलब स्टेप कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, स्टेप कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही है जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। क्या मतलब बॉस? देखिए जी सर, हमने एक फैक्ट्री ली रेंट पे, इसका रेंट है मेरे पास 50,000 रुपए। जी सर, मैंने एक फैक्ट्री ली रेंट पे, इसका हमने नाम दे दिया जनाब फैक्ट्री नंबर 1। कितना रेंट है इसका? 50,000 फिक्स्ड है, एग्री। हमने बोला जनाब कि आपने 10,000 यूनिट बनाए, आपने 10,000 यूनिट बनाए, कितना रेंट पे करोगे? 20,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? 80,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? 5 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना? 10 लाख यूनिट बनाए, रेंट कितना? 1 करोड़ यूनिट बनाए, रेंट कितना? 10 अरब यूनिट बनाए, रेंट कितना? ऐसे थोड़ी ना होगा यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। हमने बोला भाई ये कैपेसिटी होगी ना भाई, चलो 3 शिफ्टों में भी काम हो रहा है, 8-8 घंटे की हमने 3 शिफ्टें भी लगा ली, 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, फिर भी एक कैपेसिटी होगी ना भाई कि इतने यूनिट बना सकते हैं। मैंने बोला जनाब इसकी कैपेसिटी कितनी है? बॉस इसकी जो कैपेसिटी है वो फॉर एग्जाम्पल 80,000 यूनिट्स बनाने की है। हम लोग 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती है, 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, फिर भी कितने यूनिट बनेंगे? 80,000। अब फिर से बताओ, मैंने फैक्ट्री ली रेंट पे, किराया कितना? 50,000। 10,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना? 20,000 यूनिट बना, रेंट कितना? 70,000 यूनिट बना, रेंट कितना? 80,000 यूनिट बना, रेंट कितना? कारोबार बढ़ रहा है, ऑर्डर आया 82,000 यूनिट का, आपने 80,000 यूनिट बनाए, 2,000 यूनिट वाले को आपने मना कर दिया, फिर अगले बार ऑर्डर आया 90,000 यूनिट का, आपने 10,000 यूनिट वालों को मना कर दिया, कितने यूनिट बना दिए? 80,000। हमने बोला भाई क्या कर रहे हो, हर महीने जो है वो आपके पास ऑर्डर बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा? स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, एक और फैक्ट्री किराए पे ले ली जाएगी। सर एक और फैक्ट्री हमने किराए पे ली, एक और फैक्ट्री नंबर 2। बॉस इसका रेंट कितना? फैक्ट्री नंबर 2 का रेंट है 90,000 रुपए। कितना रेंट है सर? 90। थोड़ी सी ज्यादा मिली है, हमें महंगी मिली है। हमने बोला सर इसकी भी तो कैपेसिटी होगी ना भाई, इसकी भी तो कैपेसिटी होगी, कितने यूनिट बना सकते हैं? जनाब इसकी कैपेसिटी है 60,000 यूनिट बनाने की। वो कोरंगी में, वो डिफेंस में, वहां पे रोड सही है, वहां पे रोड नहीं है, वहां पे पानी आता है, यहाँ पानी, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो यार? भाई यार किराए का ताल्लुक सिर्फ कैपेसिटी थोड़ी होता है यार, लोकेशन से भी क्यों नहीं होता भाई? वो नूरियाबाद में है, वो शहर के अंदर है, कैसी क्या बात कर दी तुमने यार? यहाँ पे रोड है, वहां पे रोड नहीं है, क्या बात कर दी तुमने भाई? यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं है, वहां पे टैक्स होते हैं भाई, क्यों नहीं होता यार? ये क्या बात कर दी तुमने सिर्फ कैपेसिटी से? चलो भाई काम पे आओ। हमने बोला बॉस अगर तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं 80,000 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 81,000 यूनिट आए। कितने यूनिट का ऑर्डर आया? 81,000 का। मैंने कहा नहीं सर ऑर्डर पकड़ो, कारोबार तरक्की कर रहा है और यूनिट आते चले जाएंगे। अब रेंट कितना? एक ये वाला रेंट, तो नई फैक्ट्री किराए पे ले लोगे, टोटल किराया कितना? 1,40,000। हमने बोला ठीक है सर, हमने एक फैक्ट्री ले ली, किराए पे लगा ली, अब रेंट कितना हो गया मेरे पास? 1,40,000। सुने आपके पास अब कैपेसिटी कितनी हो गई टोटल? 1,40,000 की टोटल कैपेसिटी हो गई। 1,30,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना पे करोगे? अच्छा सेम हो गया इत्तेफाकन, इत्तेफाकन सेम हो गया। सोचनी ये नहीं समझने लगे सर इसमें सेम हो जाता आगे जाके, कोई नया उल्टा उल्टा कॉन्सेप्ट बना लो तुम लोग। ओके भाई, ऑर्डर मजीद आ रहे हैं। अब आपके पास ऑर्डर आया 1,45,000 यूनिट्स का। कितने यूनिट का ऑर्डर आया? 1,45,000 का। क्या बना पाएंगे? अब बोलेंगे भाई कारोबार बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, क्या करो एक और फैक्ट्री भी किराए पे ले लो, फैक्ट्री नंबर 3। यानी कि आपकी रेंट है सेम है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। यहाँ की अगर मैं बात करूं, पहले छोटा कारोबार था, रेंट आपका कांस्टेंट था, 80,000 यूनिट तक का कितना रेंट? जैसे ही आप एक यूनिट भी ज्यादा बनाओगे, आपने एक और फैक्ट्री किराए पे ले ली, अब किराया कितना हो गया? यानी कि आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक। वो सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 0 से लेके 80,000 यूनिट, और उसके बाद फिर 1,40,000 यूनिट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर स्टेप कॉस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट ही है, स्टेप कॉस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट ही है, कांस्टेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी,
कांस्टेंट एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी या प्रोडक्शन, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? बॉस मुझे एक बात बताओ यार, ये स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही नहीं हो गई? क्या फर्क है भाई? वो हर यूनिट पे बढ़ेगी कॉस्ट, इसकी हर यूनिट पे नहीं बढ़ेगी, हर यूनिट पे नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी एक लेवल तक। यहां पे कितनी सेम है सर? 0 से लेके 80,000 यूनिट तक कांस्टेंट है। 0 से लेके 80,000 यूनिट तक का किराया कितना है? 50,000। हाँ, उसके बाद आप एक यूनिट भी बढ़ाओगे, 80,000 एक पे चले जाओगे, से लेके कहां तक? 1,40,000 तक। अब आपका किराया टोटल कितना हो जाएगा बॉस? यानी कि सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट तक सेम है, हर यूनिट पे नहीं बढ़ रही है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे बढ़ रही थी। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? कॉपी करो सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जनाब, बात को आगे लेके चलें। कॉपी शॉपी कर लिया सबने? आप लोगों के पास एक अदद क्वेश्चन है हैंडआउट में, क्वेश्चन नंबर 15। आना जरा। यस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 15। जी सर, इस सवाल को जरा पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जनाब, हथियार लिमिटेड। पढ़ें क्या? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जनाब, आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सर आपने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। चलिए बॉस देखते हैं सवाल। हथियार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹400 पर यूनिट। आइए जनाब एक एक करके सॉल्व करते हैं। रॉ मटेरियल सुनेंगे जी। टोटल यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जनाब, आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5,000 यूनिट। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट? 400 रुपए। कितना बॉस? 2 लाख। 2 लाख या 2 मिलियन? 2 लाख। 2 लाख। पक्का? मेरे को नहीं पता भाई। अंग्रेजों ने बड़ी मेहनत करके एक अदद कैलकुलेटर बनाया। अंग्रेजों का लेवल देखें। अंग्रेजों ने बोला भाई, अंग्रेजों का लेवल है, उन्होंने बोला हमें पता है आप कोई नया कैलकुलेटर नहीं बनाओगे, लेवल ये लगे। उन्होंने बोला भाई खुदा के वास्ते इसको सिर्फ यूज कर लो, वो भी नहीं कर रहे। तो अंग्रेज देखो कहा है, हम कहा है कैलकुलेटर निकालना। अभी भी इतना सुनने के बाद भी कैलकुलेटर निकाल लेना। कैलकुलेटर क्यों नहीं निकाल रहा यार? भाई थोड़ा सा मूव होगा ना तो तेरी कैलोरीज भी बर्न होंगी। तो फिर क्या बैग में क्या ढूंढ रहा है जब नहीं है तो फिर बैग में क्या ढूंढ रहा है? पहले वो तो नहीं है तो बैग में क्या निकलेगा ऐसा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। चले बॉस, कितनी कॉस्ट? भाई कर रहा है ना कोई कैलकुलेटर से? डन है। चले बॉस, उसके बाद है मेरे पास सेल्समैन कमीशन। सेल्स कमीशन। उसके बाद है मेरे पास जनाब इंश्योरेंस। फिर है बॉस मेरे पास डेप्रीसिएशन। जनाब डेप्रीसिएशन में मेरे पास कौन कौन सी भाई बताओगे? बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ठीक हो गया। फिर है मेरे पास लेबर।
फिर है मेरे पास फ्यूल कॉस्ट, फिर है बॉस स्टाफ सैलरी। चले बॉस, आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, सॉल्व करो और फिर 5 मिनट बाद मैं करूंगा। शुरू हो जाओ, शाबाश, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, हाथ पर हिलाओ और शुरू हो जाओ। हाँ स्टार्टिंग तो मैं कराऊंगा ना, अब तुम्हें छोड़ दिया। स्टार्टिंग तो धक्का तो देना पड़ता है ना यार, फिर तैरो, हाथ पर मारो। चले जी, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स कितनी हुई है जनाब? मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना? वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल 6,50,000, ऐसा ही है। उसके बाद है मेरे पास इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर, कितनी सर? 2.5 लाख। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, फिक्स कॉस्ट। कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है मेरे पास डेप्रीसिएशन। आइए सर, डेप्रीसिएशन का 3 एसेट्स है मेरे पास। सबसे पहले बिल्डिंग की बात करते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन की का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक हो गया। अभी लिख लेते हैं। फर्नीचर क्या मेथड है मेरे पास? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। उसके बाद है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी यूनिट आउटपुट मेथड। यूनिट आउटपुट मेथड क्या होता है सर मेरे पास? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, यानी कि 5 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय इस साल कितने यूनिट बना दिया आपने। बुलेट नंबर 1 के अंदर गिवन है 5,000, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो बॉस, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, जी सर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो किस में लिखेंगे हम लोग? फिक्स्ड के अंदर, कितना? 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद है मेरे पास फर्नीचर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितनी बॉस? 51,000। यूनिट आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन के साथ साथ कम यूनिट बनाएंगे तो कम डेप्रिसिएशन, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन। कितना बना बॉस? 10,000। ठीक हो गया भाई? क्या हुआ? आरपीएम पे कॉस्ट पे नहीं लगता? आरपीएम क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस, उस पे लगता है ना डब्ल्यूडीवी पे यार। ये भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बचपन में पढ़ते हैं यार। उसके बाद है मेरे पास लेबर कॉस्ट। जी जनाब, लेबर कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं? लेबर वेजेस ₹400 पर आवर। लेबर को 1 घंटे के आप 400 रुपए दे रहे हो और लेबर वर्क फॉर 2700 घंटे। कितने घंटे काम किया लेबर ने? 2700 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के आप कितने पैसे दे रहे हैं? 400। कितना भाई? 1080 वेरिएबल। जी सर, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट 20 रुपए पर लीटर। टोटल फ्यूल यूज, कितना फ्यूल आपने यूज किया? 4,500 लीटर मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर कितने का? 20 रुपए का। कितना मेरा भाई? वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल। उसके बाद है मेरे पास जनाब स्टाफ कॉस्ट। कितनी है स्टाफ कॉस्ट? 70,000। अब सुनना भाई, एग्जाम में ये हरकत होती है, एग्जाम में ये हरकत होती है। पूरा सवाल पर एनम, पूरा साल पर ईयर पे चल रहा है, यहां पे लाके इसने क्या बोला? 70,000 पर मंथ। एग्जाम के सवाल में ये हरकत होती है, तो वहां पे थोड़ा सा ना अपने आप को होशियार रखना। चले सर, 70,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। कितना हुआ बॉस? 8,40,000। चले भाई ऐड करो सर, कितना? 383 फिक्स बताइए। 1281,000। ये कितना? 5 ऐसा? चलो, किसने एक आध गलती कर दी? कौन सी गलती की?
डेप्रिसिएशन में कौन से वाली? यूनिट आउटपुट वाले में। अच्छा, भूल गए होंगे, बचपन में पढ़ा हुआ। और डेप्रिसिएशन के अलावा कोई गलती? हाँ देखो ना यार, चलो अब गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। सही, ख्याल रखेंगे इस चीज का। सवाल पर एनम पे चल रहा है, आधा डेटा पर एनम पर लीटर, ख्याल रखना इसका। डन है बॉस, आगे चले। ऑनलाइन वालों डन है भाई? ओके सर, ये जो ना थोड़े मसले हैं, ये इस एज में थकना नहीं चाहिए। ये जैसी नहीं है भाई, ये जैसी नहीं है, हमारी एज में होता है, इस एज में नहीं होता। चले बॉस, क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचो भाई। हाँ 5,000। हाँ आ गया था ना। ओके भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? कोई कॉपी शॉपी तो नहीं कर रहा? नहीं है। ओके जी, जब मैं बोर्ड का सफाया करता हूं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन है। जी सर, इस क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले हम जरा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? फॉर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ यूज, दैट इज 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर पर एनम, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग। अगर तो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी, अगर तो गाड़ी 20,000 किलोमीटर चलेगी, अगर तो गाड़ी 30,000 किलोमीटर चलेगी। बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो जनाब हमने इसको सॉल्व करना कैसे है, सुनेंगे सर। सबसे पहले अगर तो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अगर तो गाड़ी 20,000 किलोमीटर चलेगी तो भाई वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अगर तो गाड़ी 30,000 किलोमीटर चलेगी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। डन है, ऐसे करना है। शुरुआत करें जी सर। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन पर्टेन्स टू अ वेल मेंटेन मीडियम साइज कार कंपनी। ये कार कंपनी है, लाइक करीम, उबर, इनड्राइव, इस टाइप की कंपनी है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कार 1.2 मिलियन। जी सर, कहां पे लिखे हैं? फिक्स में क्या वेरिएबल में? 1.2 मिलियन। कहां लिखूं? फिक्स के वेरिएबल? कोई तो डिफरेंट आंसर दे दे, कोई तो डिफरेंट आंसर दे दे। हाँ हीरो, नाम क्या आपका? जोहेब। जोहेब कहां लिखे हैं? सर कॉस्ट ऑफ कार, यार क्या हो गया? एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंस थोड़ी ना है। कैसी बातें कर रहे हो भाई यार, ये तो पढ़ा हुआ है बचपन में हमने। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ कार तो नहीं जाएगी, हाँ लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर जाएगा, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर जाएगा। सर क्या सीन है डेप्रिसिएशन का? नीचे बोल रहे हैं जनाब सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 300,000 और इसकी लाइफ कितनी है? 1,00,000 किलोमीटर। लाइफ ईयर्स पे नहीं है, लाइफ प्रोडक्शन पे। बोले तो कौन सा मेथड यहाँ पे डेप्रिसिएशन का? यूनिट आउटपुट मेथड। बोले तो किलोमीटर के हिसाब से। डेप्रिसिएशन वेरिएबल हुआ कि फिक्स हुआ? वेरिएबल हुआ। चलो बॉस मुझको बताओ कितना डेप्रिसिएशन बना? चले सर, कितना डेप्रिसिएशन बना? आइए सर देखते हैं जरा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 1 लाख। बॉस कितना, सिर्फ ये कितना, 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और कितना डेप्रीसिएशन जाएगा, 9 रुपए का। यहाँ पे कितना किलोमीटर गाड़ी पे वर्किंग करवा रहा है, कितना हो गया बॉस, 90,000। वेरिएबल के फिक्स्ड, बात समझ में आई। यहाँ पे कितने पे वर्किंग करवा रहा है सर, 20,000। 9 रुपए 1 किलोमीटर का डेप्रीसिएशन, तो 20,000 पे कितना, 1,80,000। यहां पे कितने पे वर्किंग कराने जनाब, 2,70,000 हो जाएगी। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं, क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। यस बॉस, मेंटेनेंस कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट है सर? यहां पे सर्विस कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, फिर मेरे पास व्हीकल टैक्स, फिर मेरे पास इंश्योरेंस, फिर मेरे पास पेट्रोल, फिर मेरे पास टायर। शुरू हो जाओगे, चलो चलो जल्दी जल्दी, 5 मिनट तुम्हारे, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। करो करो, शाबाश, जो आता है करो भाई। कॉस्टिंग का पर्चा इसी तरह पास होता है, बस करना है आपने, रुकना नहीं है। पेपर में पेपर करना, रुके और समझो पेपर गया, अटेम्प्ट करना है। पेपर में थोड़ी पता हो तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसका मेरिट आ रहा तो उसको थोड़ी पता हो तो सही कर रहा है गलत कर रहा है। हाँ आराम से लेट जा, मसला नहीं है। नहीं पता होगा सीरियसली। अभी लास्ट टाइम में जो पेपर आया वो क्या लगता है, वो तो पेपर ही था, और रो गए बच्चे को, तो लेंदी था, आपके साथ मुश्किल लेंदी था, सोचने का टाइम नहीं था। जी भाई, ऑनलाइन वालों सॉल्व कर लिया सबने? चले बॉस, सुने बॉस, सर्विस कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। सर्विस कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, 6,000 रुपए। सर सर्विस का मतलब सुने जी, 6,000 रुपए का खर्चा होता है हर 5,000 किलोमीटर के बाद। यानी कि 5,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी आपकी गंदी हो जाएगी, उसको आप धुलवाएंगे और कितना खर्चा आएगा, 6,000। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स। सुनना, अगर मैं ये बोला कि सर आपको हर महीने एक दफा धुलाई करवानी है, चाहे गाड़ी चले कि ना चले, हर महीने गाड़ी धुलवानी है, वेरिएबल के फिक्स, तब फिक्स होती। लेकिन अभी किससे वेरी कर रही है, प्रोडक्शन के साथ साथ। प्रोडक्शन बोले तो किलोमीटर कितनी चलेगी, अगर प्रोडक्शन से लिंक हो, प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करेगी कॉस्ट, तो किस डेफिनेशन में आएगी, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। पढ़ा नहीं पढ़ा अभी हमने, एग्री करते हैं? चले सर इधर आइए बॉस। सर यहाँ पे कितनी दफा धुलवाई होगी गाड़ी की, 2 दफा, कितनी कॉस्ट, 12,000। बात समझ में आ रही है, 12 समझ में आ रही है। सर इसको मैं यूं भी तो लिख सकता है ना, क्या लिख सकता है भाई, मैंने बोला जनाब के 6,000 रुपए की कॉस्ट आएगी हर 5,000 के बाद, तो पर किलोमीटर देखा जाए इफेक्टिवली कितना होगा, डिवाइड मारो जरा। 6,000 रुपए की धुलाई की कॉस्ट आएगी, सर्विस की कॉस्ट हर 5,000 किलोमीटर के बाद, तो देखा जाए हर किलोमीटर पे कितनी कॉस्ट, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 12,000। यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, जो तुमको सही लगे, जो तुमको सही लगे। आगे बढ़ेंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पे 20,000 किलोमीटर गाड़ी धुलवाई है, हर 5,000 के बाद 4 दफा धुलाई की जाएगी, कितना, 24,000। इधर भाई 36,000। फिट हो गया? आगे बढ़ेंगे जनाब। फिर है मेरे पास रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स बदली चेंज कर दिए जाएंगे जनाब, हर 2,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेसमेंट स्पेयर पार्ट बदली होंगे। कितना खर्चा, 4,000 रुपए का। कितनी दफा बदली होंगे सर, 5 दफा। 5 दफा, हर दफा का खर्चा कितना, 4,000। कितना हुआ, 20,000। नंबर्स बन रहे हैं दिमाग में। सर कितने रिप्लेसमेंट, कितना बॉस, वेरिएबल के फिक्स। अगर मैं बोलता हर 6 महीने के बाद आपको स्पेयर पार्ट चेंज कराने हैं, फिर चाहे गाड़ी चलाओ कि नहीं चलाओ, फिर अभी ये प्रोडक्शन के साथ लिंक हुआ हुआ है। या मैं इसको ये भी तो कर सकता है ना भाई, क्या कर सकता है सर, मैंने बोला सर 4,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 2 रुपए, यूं भी तो कर सकता हूं मैं। चले बॉस 20,000।
ये कितना 40,000। ये कितना भाई 60,000। कोई परेशानी? आगे उसके बाद है मेरे पास व्हीकल टैक्स। जी सर, व्हीकल टैक्स है मेरे पास 7,500 रुपए साल के। गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ, खूब सारी चलाओ कम चलाओ, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सर 20% ना ये एडजस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं 20% आपको एडजस्ट कर देंगे, बोले तो वापस कर देंगे। वापस में कैश नहीं देंगे, लेकिन किसी कहीं आपको पेमेंट करनी होगी तो वहां से एडजस्टमेंट हो जाएगी, बोले कम हो जाएगा। तो बेसिकली इफेक्टिव कितना बना आपका 80%। कितना वो बॉस? वेरिएबल के फिक्स, फिक्स प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही जा रहा हूं मैं? ये देख लेना गलती से कहीं वेरिएबल में ना लिख दो। आगे बढ़े, उसके बाद है मेरे पास इंश्योरेंस 36,000 रुपए, वेरिएबल के फिक्स। गाड़ी चलाएं या नहीं चलाएं बॉस, आपको इंश्योरेंस के पैसे देने, फिक्स। ठीक हो गया। आगे उसके बाद है पेट्रोल, वेरिएबल या फिक्स? क्या सीन है सर पेट्रोल का? आपने बोला बॉस के 1 लीटर पेट्रोल कितने का? 75 रुपए का। और एवरेज कितनी है गाड़ी की? यहाँ पे कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई तुमने? एवरेज कितना? 15 का। तो कितने लीटर पेट्रोल डाला होगा? जो भी मल्टीप्लाई बाय 75 रुपए का 1 लीटर। एग्री करते हो? वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल है भाई। ये कितना? 1 लाख। अबे लिखने तो दे 1 लाख। ये कितना भाई? 1.5 लाख। ठीक हो गया। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर। हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज कराने। कितने के टायर आ रहे हैं? 20,000 रुपए के। आओ जी, कितना? जिसके बाद आखिरी वाली में सब इस बात पे कायम है। तो एक बंदा तो थोड़ी हट के बात कर दे सर। आ जाए कोई एक बंदा तो हट गया। हाँ हट के बात कर। हाँ बोल मेरा भाई। सर को डिवाइड कर दिए ना 20,000 को 25,000। बिल्कुल बात सही है आपकी। और कोई इस किस्म की बात कर रहे हो? सवाल है यार। भाई सही कह रहे हैं भाई, पूरी क्लास कर रहा था, भाई सही कह रहे हैं। सुने सर सीन क्या है। ये बोल रहे हैं कि जनाब आपको टायर चेंज कराने हैं 25,000 किलोमीटर के बाद। यहाँ पे कॉस्टिंग कितने की करवा रहा है? हमने बोला टायर तब्दीली नहीं हुआ है। एग्री। कितने की कॉस्टिंग करवा रहा है? टायर चेंज ही नहीं हुआ है। यहाँ पे टायर चेंज हो रहे हैं। यस सर। सुनना जनाब, सुनिएगा। हमने बोला बॉस एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे। इधर करते एग्जाम्पल, ये जगह है ना अपने पास। अच्छा जी सुनना जी, एक आप गए रेंटा कार के पास। आप गए सर रेंटा कार के पास, और रेंटा कार वाले ने, आपने बोला मुझे गाड़ी चाहिए। रेंटा कार वाले ने बोला यार बिल्कुल आपको गाड़ी मिलेगी। गाड़ी का रेंट है पर डे 10,000 रुपए। हमने बोला एग्री। पेट्रोल आप खुद डलवाओगे? हमने बोला एग्री। ठीक है जी। फिर हमने बोला यार देखो आप ये गाड़ी लेके जा रहे हो और टायर जो है ना बड़े मस्त लगे। ओके जी। गाड़ी चलेगी तो टायर भी घिसेंगे। एग्री। तो और हमारा हिसाब किताब ऐसा है कि हम हर 25,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज करवा देते हैं। वो टायर की कॉस्ट भी आप बेयर करोगे। हमने बोला एग्री। गाड़ी 0 मीटर गाड़ी है, आप रेंटा कार पे लेके निकले। मीटर में कितना रीडिंग आ रही होगी? 0। मीटर में कितनी रीडिंग आ रही होगी? 0। आप ये गाड़ी लेके चले और आपने जब उसको गाड़ी वापस की तो उस वक्त मीटर दिखा रहा था 24,950 किलोमीटर। ये दिखा रहा था। सुनना, आपने बोला चलो बचत हो गई, टायर के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपने उसको पेट्रोल तो आपने खुद डलवाया। गाड़ी का किराया वगैरह जो 10,000 तय हुआ वो आपने दिया। आपने बोला ओके जी अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा। दूसरा बंदा खड़ा था, कह रहा था यार रेंटा कार वाली गाड़ी है मुझे दे दो। दूसरा बंदा आ गया था। हमने बोला तुम्हारे लिए भी यही सूल है भाई,
रेंट दोगे गाड़ी का 10,000 रुपए रोजाना के हिसाब से, पेट्रोल तुम खुद डलवाओगे, और हम 25,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज कराते हैं। गाड़ी पे मीटर कितना दिखा रहा है? उसने बोला टेंशन नहीं है, बस शाम में शादी में जाना है, इसलिए रेंटा कार पे गाड़ी चाहिए। उस बंदे ने गाड़ी वापस की और 25,000 10 किलोमीटर। सर कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई उसने? 60 किलोमीटर। दूसरे बंदे ने जैसी वो गाड़ी लाके वापस की, उसने बोला सर ये ले आपका 10,000 रुपए गाड़ी का किराया। मैंने बोला कहां जा रहा है भाई, टायर के पैसे कौन देगा? हमने तो असूल लिखा हुआ है, पॉलिसी लिखी हुई है, कागज में तुमने दस्तखत कर रहा है, पॉलिसी लिखी थी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए, फिर तुमने फॉर्म पे साइन किए। हमने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो सर, क्या इसमें फड्डा हो जाएगा? भाई फड्डा हो जाएगा। पैसे किससे लेने चाहिए थे? हमने बोला यार ये तो फड्डे वाली बात कर रहे हो ना यार, तो तुम लोगों ने भी तो ये हरकत कर दी है। भाई अकाउंटिंग क्या कैश पे चलती है? कॉस्टिंग क्या कैश पे चल रही थी? अक्रूवल पे चलती है बॉस। तो यहाँ पे क्यों अक्रूवल की टांगे तोड़ दी तुमने? यहाँ पे कि तुम कैश बेसिस पे चले गए यार। लॉजिक ले रहे हो क्या? बोला चलो मेरा भाई बताओ। हाँ लड़के बताना शुरू करो, कितने का टायर है? 25,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय हर कितने किलोमीटर के बाद? तो देखा जाए तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और टायर घिसेगा। आई एम सॉरी कितने रुपए के टायर है? 20,000 के। सॉरी डन हो गया। अच्छा एक चीज याद रखा करो, हमेशा ना पैसा ऊपर आता है। डिवाइड करते हैं ना, अक्सर कंफ्यूजन होती है, जब ऐसे नंबर हो ना एक जैसे कंफ्यूजन होती है। हमेशा याद रखा करो भाई, सबसे ऊपर पैसा, जिंदगी का असूल है, जिंदगी का असूल है। सबसे ऊपर पैसा, बाकी सब बाद में। पेरेंट्स उससे ऊपर है, पेरेंट्स ऊपर है, दीन उससे ऊपर है। फर्स्ट नंबर पे दीन, सेकंड पे पेरेंट्स, थर्ड पे पैसा। बस ये रूल बना के चलेंगे आप। चले बॉस कितना लड़के डिवाइड मारो कितना? 0.8। यस बॉस 1 किलोमीटर हम गाड़ी चलाएंगे और टायर पे कितना खर्चा होने वाला है? इधर बताओ लड़के कितना बना? वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल 8,000। उधर बताओ कितना? 16,000। ये कितना मेरा भाई? 24,000। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? बात क्लियर? कोई टेंशन परेशानी दिक्कत नहीं है? हाँ लड़के टोटल मारो कितना? यस बॉस पहले वाले का कितना? 180। फिर भाई 42,000। टोटल कितना? 222। ऐसा था ना? ऐसे ही क्या मतलब? 260। तो भाई कैलकुलेटर से कर, दिमाग से नहीं कर। सही है सर, दिमाग से समझना होता है। 10-20 का फर्क होगा। 49 15 बड़ा फर्क होता है भाई। 360 ये 360 है हाँ सर, 1-2 की फर्क भाई। 49 15 बहुत फर्क होता है यार। 42 अपने को 50 टच करना है। ये कितना भाई? 42। ये बताओ 4,02,000। ये भाई 5 लाख 5,40। ये बताओ भाई 42। टोटल बताओ 582। डन सर, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर भी बतानी है। कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे करोगे जनाब? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय किलोमीटर। आओ लड़के कितनी कॉस्टिंग कट हुई है मेरे पास? 180। कितने किलोमीटर के लिए? 10,000 के लिए। डिवाइड मारो कितना? 100। पक्का मान लेते भाई। नहीं सर 18 होगा। ये 180 वाला कौन था? तो भाई ये कैलकुलेटर अंग्रेजों ने क्यों बनाया? उन बेचारों ने इतनी रिसर्च की, इतनी मेहनत किसके लिए? किसके? जिसने भी बनाया पाकिस्तानी तो नहीं है ना यार। तो उसने इतनी मेहनत क्यों की? तेरे लिए, ताकि तू यूज कर, तू सीए कर। हाँ भाई ये बताओ, कैलकुलेटर यूज कर ले। ये भाई 2 पॉइंट कैसे हो जाएगा? सही हो रहा है यार, नहीं हो रहा यार। सही है 22.2 ये बताओ भाई 2.1 10.1
20.1 हाँ वो यही तो है 10 से और भी भाई कर ले कैलकुलेट, छाप नहीं छाप बाद में लेना यार, करना कैलकुलेट। 18 ये भाई 1.4 बस 14 हाँ 1.4 ऐसा डन। कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड, फिट है जी सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहती है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी है? सेम। क्या बात समझ में आई सबके? पक्का? चलें सर, फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।